हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आईबीपीएस बैंक पीओ का नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और इसकी उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने अपनी अपनी प्रिपरेशंस को एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया होगा। क्योंकि अभी जो कोरोना पैंडेमिक के ड्यूरेशन में बहुत से लोगों ने ये समझ के कि वैकेंसी नहीं आएगी या वैकेंसी आएगी तब प्रिपरेशन करेंगे, तो ये समझ के प्रिपरेशंस को अपना थोड़ा सा कम कर दिया था। हालांकि पूरी तरीके से कट आउट नहीं किया था, लेकिन कुछ कम कर दिया था। तो वो लोग भी अब अपनी प्रिपरेशंस को स्पीड अप करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने ऐसा नहीं किया होगा और आप अपनी प्रिपरेशंस को पहले जैसा ही कंटिन्यू करते रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों, किसी भी काम को करना है या किसी भी टारगेट को आपको अचीव करना है, तो उसमें जो आप वर्कआउट करते हैं, जो आप लेबर करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसमें कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। और कंटिन्यूटी होने से एक एक टफ से टफ काम इजी बनता चला जाता है और आपको फाइनली सक्सेस मिल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए आगे सक्सेस तक जाएंगे और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेटिव प्रोनाउन को, और उसमें से हम लोगों ने हु, हुम, हुज को डिस्कस कर लिया था। आज बारी है विच और दैट की। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं आज विच, विच और दैट, और साथ साथ में व्हाट पे भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम विच का केस समझते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विच, जिससे हम क्वेश्चन भी पूछते हैं, जिसका हम रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में यूज भी करते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है दोस्तों? ये है आरपी, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, और इसका एंटीसीडेंट। क्या दोस्तों? इसका एंटीसीडेंट कोई एनिमल या नॉन लिविंग थिंग। क्या हो सकता है इसका एंटीसीडेंट? दोस्तों, इसका एंटीसीडेंट कोई एनिमल या नॉन लिविंग थिंग हो सकता है। इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो विच का एंटीसीडेंट क्या हो सकता है? विच का एंटीसीडेंट कोई एनिमल हो सकता है, कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे ह्यूमन नहीं हो सकता। वी कैन नॉट यूज विच फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर हम इस विच को ह्यूमन बीइंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये किन केसेस में यूज होता है? दोस्तों, ये सब्जेक्टिव, कौन सा? ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही केसेस में इसका हम यूज करते हैं। कितने केसेस में? दोनों ही केसेस में हम इसका यूज करते हैं। विच एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही केसेस में यूज होता है। तो दोस्तों, अब इस चीज को आप समझ गए होंगे। इसके एग्जाम्पल हम दैट के साथ देखेंगे, क्योंकि दैट और विच में कुछ कॉमन है। वो डिफरेंस पहले हम समझ लेते हैं। अब जरा दोस्तों हम दैट समझते हैं। दैट क्या है दोस्तों? दैट भी एक आरपी है, जिसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और इसका एंटीसीडेंट बड़े ही कंफ्यूजन वाला है। इसका एंटीसीडेंट ह्यूमन, एनिमल या नॉन लिविंग थिंग कुछ भी हो सकता है। इसका एंटीसीडेंट ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, और कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, और सभी केसेस में इसको यूज करते हैं। कौन कौन से केसेस में दोस्तों? इसको हम सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही केसेस में इसको हम यूज करते हैं। तो अब यहां से कंफ्यूजन हुआ। क्या कंफ्यूजन हुआ? कंफ्यूजन ये हुआ कि एनिमल और नॉन लिविंग थिंग के साथ में हम विच भी यूज करते हैं, और एनिमल और नॉन लिविंग के साथ में हम दैट भी यूज कर रहे हैं। एक और कंफ्यूजन हुआ
ह्यूमंस के साथ हमने हु यूज किया था, हुम यूज किया था, और ह्यूमंस के साथ हम दैट भी यूज कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शॉर्ट आउट करते हैं हम इन सभी कंफ्यूजन को। दोस्तों इन कंफ्यूजन को शॉर्ट आउट करने के लिए कुछ ट्रिक्स है, कुछ वर्ड्स है। क्या है वो पॉइंट आप नोट करिएगा और उनको रिवाइज भी करिएगा। पॉइंट नंबर 1 क्या है? देखो पॉइंट नंबर 1 है आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री कहने का मतलब अगर आपने सेंटेंस में कोई सुपरलेटिव डिग्री यूज की है, चाहे एडजेक्टिव की या एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उस सुपरलेटिव डिग्री को आपने यूज किया, तो उस केस में फिर आपका एंटीसीडेंट एनिमल हो, नॉन लिविंग थिंग हो या ह्यूमन हो, आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही रहेगा। पॉइंट नंबर 1, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में अगर आपको किसी आरपी की जरूरत पड़ती है, रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही रहेगा। अब इसके बाद में दोस्तों कुछ और वर्ड्स हैं। वो क्या कुछ और वर्ड्स हैं? जैसे मैं लिखा आफ्टर द सेम anything nothing all something few only etc। दोस्तों ये वो वर्ड्स है जब हम इस और इस कंफ्यूजन से इनको हम शॉर्ट आउट करते हैं। क्योंकि अगर आपने सेंटेंस में द सेम, एनीथिंग, नथिंग, ऑल, समथिंग, फ्यू, ओनली कुछ इस टाइप का कोई भी वर्ड यूज कर दिया, तो अब उस सेंटेंस में आपको अगर रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही होना चाहिए। अगर आपने एंटीसीडेंट ह्यूमन लिया है लेकिन इसमें से कोई एक वर्ड यूज कर दिया है, तो उस केस में आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इन सभी कंफ्यूजन्स को शॉर्ट आउट करते हुए कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं चीजों को और भी बेटर तरीके से। तो इसके लिए मुझे इतना स्पेस चाहिए, इसको मैं रब कर देता हूं, आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब जरा हम एक एग्जांपल देते हैं। दोस्तों हमने लिखा he is the same boy और अब हमने इस प्लेस पर ब्लैंक दे दिया। cheated him at the station। अब दोस्तों इस प्लेस पर एक रिलेटिव प्रोनाउन हमको चाहिए और अपने पास ऑप्शन है who, whom, which, that, सब कुछ जो आपको हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन में डिस्कस किया है, आप उसमें से कुछ ही फिल कर सकते हैं। तो आप who भी फिल कर सकते हैं। क्या? who, whom, which, that, आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। ये चार आपके पास ऑप्शंस है। अब इसमें से क्या सही होगा? क्या who सही होगा? क्योंकि इसके बाद में हमने वर्ब यूज किया है और वर्ब हमने इस लड़के के लिए यूज किया है। तो दोस्तों who सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस केस में, इस सेंटेंस में हमने क्या वर्ड यूज किया है? इस सेंटेंस में हमने यूज किया है द सेम, और द सेम जब भी हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे दोस्तों? द सेम हम जब भी यूज करेंगे तो उस केस का, उस सेंटेंस का जो आरपी होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, वो दैट ही होना चाहिए। तो इसका मतलब इस प्लेस पर जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा?
दैट होगा, क्या होगा दोस्तों, दैट होगा, ना तो whom होगा, ना which होगा और ना ही दैट होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेंटेंस, ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों लेते हैं एक और एग्जांपल। हमने लिखा दिस इज द मोस्ट expensive this is the most expensive book I bought last week तो इस सेंटेंस में दोस्तों एक बार फिर से आपको और ये ब्लैंक फिल करना है, कोई रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है और आपके पास एक बार फिर से ऑप्शन है who, whom, whose, which और that, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। इसमें से कोई एक सेलेक्ट करके आपको फिल करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इस केस को भी शॉर्ट आउट कर लिया होगा। क्या आंसर होगा दोस्तों, रीजन से समझते हैं। दोस्तों यहां पर जो हम एंटीसीडेंट ले रहे हैं वो है बुक। किसके लिए हम एक वर्ड यूज करने जा रहे हैं, बुक के लिए यूज करने जा रहे हैं। एंटीसीडेंट क्या है दोस्तों, बुक है। अब बुक के लिए हम ना तो हु यूज कर सकते हैं और ना ही हुम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं। और साथ ही साथ हुज भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसको भी हम ह्यूमन बीइंग के लिए ही यूज करते हैं। अब क्या बचा है, अब बचा है विच और दैट। तो अब यहां से हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोस्तों, इस सेंटेंस में आप देखिए हमने यूज किया है द मोस्ट एक्सपेंसिव। द मोस्ट एक्सपेंसिव का मतलब हमने यहाँ पर एक सुपरलेटिव डिग्री यूज की है। कौन सी डिग्री यूज की है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री यूज की है। और जब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे तो उस सेंटेंस का आरपी आई मीन रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही होगा। तो इस वजह से एक बार फिर से हम इस सेंटेंस में क्या फिल करेंगे, इस सेंटेंस में हम एक बार फिर से दैट ही फिल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। हमने दैट क्यों फिल किया, क्योंकि हमने इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन सुपरलेटिव डिग्री को यूज किया है जो है मोस्ट एक्सपेंसिव। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों लेते हैं एक और एग्जांपल और डिस्कस करते हैं एक और केस को। दोस्तों नेक्स्ट केस है जिसमें हम लोग आपको एक बार फिर से ऑप्शंस के थ्रू देखेंगे। तो हमने लिखा देयर इज एन एनिमल, देयर इज एन एनिमल। अब इस प्लेस पर हमने एक ब्लैंक दिया है, देयर इज एन एनिमल। लिखा हमने ग्रेजिंग इन द पैडी क्रॉप। पैडी क्रॉप का मतलब होता है दोस्तों धान की फसल। तो अब इस प्लेस पर हमने लिखा है देयर इज एन एनिमल ग्रेजिंग इन द पैडी क्रॉप। अब इस प्लेस पर दोस्तों हमें क्या फिल करना है, वही फिर से ऑप्शंस है हु, विच, दैट और whom। तो दोस्तों इसमें से जो भी सही है, जो भी अकॉर्डिंग टू रीजन सही बनता है, अकॉर्डिंग टू रूल सही बनता है, उसको फिल करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं एंटीसीडेंट क्या अपना एनिमल है। इस एनिमल के लिए हमें एक वर्ड चाहिए, तो एनिमल के लिए हम हु यूज करते नहीं है, हटाओ इसको। अच्छा विच भी यूज करते हैं और दैट भी यूज करते हैं।
साथ ही साथ whom भी नहीं यूज करते, क्योंकि इन दोनों को हम ह्यूमन बीइंग के साथ यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों क्या बचा इसमें से, which बचा और that बचा। क्या हमने इस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री यूज की? नहीं यूज की। क्या इनमें से कोई वर्ड यूज किया? नहीं यूज किया। इसका मतलब अब हम दैट भी यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे फिर? विच यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा दोस्तों विच। क्या बनेगा दोस्तों? हम इस प्लेस पर विच को यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। जो विच और दैट या whom के बीच में जो डिफरेंस है वो भी आपको वेरी क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगला सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिखा दोस्तों, हमने लिखा ऑल सॉरी ऑल नहीं, कुछ और लिखते हैं। हमने लिखा एवरीथिंग। क्या लिखा दोस्तों? हमने लिखा एवरीथिंग और फिर मैंने आपको एक स्पेस दिया है और फिर हमने बोला है शाइन्स is not gold. Everything shines is not gold. दोस्तों everything, something, nothing ये सब सिंगुलर होते हैं। इनके साथ जैसी सिंगुलर वर्ब भी हम यूज करते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस प्लेस पर एक बार फिर से हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? हमारे पास वही ऑप्शंस है which, that, who, whom। ये 4 ऑप्शंस हैं अपने पास और इसमें से एक राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, क्या आप सही ऑप्शन फिल करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और बी। क्या है आपका जवाब? ए, बी या फिर सी, डी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू बताना दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने ये रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस किया है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। जो डिफरेंसेस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो डिफरेंसेस आपको समझ में आए होंगे और आगे अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हर एक क्लास की, हर एक इवेंट की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।